आज की कहानी का शीर्षक है जगदीश चंद्र बोस। 30 नवंबर 1858 को बंगाल के मयमनसिंह जो अब बांग्लादेश में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया जगदीश चंद्र बोस। आगे चलकर यही बालक भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के महान वैज्ञानिकों में गिना गया। उनके पिता भगवान चंद्र बोस एक सम्मानित अधिकारी थे। वे चाहते थे कि उनका बेटा अपनी संस्कृति, भाषा और देश से जुड़ा रहे। इसलिए उन्होंने जगदीश को शुरुआत में अंग्रेजी स्कूल में नहीं बल्कि स्थानीय बंगाली विद्यालय में भेजा। वहां जगदीश अमीर गरीब हर वर्ग के बच्चों के साथ पढ़ते थे। इसी कारण उनके मन में कभी ऊंच नीच की भावना नहीं आई। वे बचपन से ही प्रकृति के बहुत करीब थे। पेड़ पौधे, पक्षी, नदियां और जंगल उन्हें बेहद आकर्षित करते थे। वे घंटों प्रकृति का निरीक्षण करते रहते थे और सोचते थे कि आखिर यह संसार कैसे काम करता है। कुछ वर्षों बाद उन्हें कोलकाता के प्रसिद्ध सेंट जेवियर स्कूल में भेजा गया। वहां उनकी मुलाकात प्रसिद्ध वैज्ञानिक और शिक्षक फादर यूजीन लाफोंट से हुई। उन्होंने जगदीश के भीतर विज्ञान के प्रति गहरी रुचि जगा दी। स्कूल में जगदीश पढ़ाई में हमेशा आगे रहते थे। उन्हें विशेष रूप से भौतिकी और जीव विज्ञान पसंद थे। वे किताबों से ज्यादा प्रयोग करके सीखने में विश्वास रखते थे। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज में प्रवेश लिया। वहां उन्होंने विज्ञान की पढ़ाई की और अपनी प्रतिभा से सभी शिक्षकों को प्रभावित किया। उनके पिता चाहते थे कि वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड जाएं। उस समय विदेश जाकर पढ़ाई करना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। 1880 में जगदीश इंग्लैंड पहुंचे। शुरुआत में उन्होंने चिकित्सा की पढ़ाई शुरू की, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्हें ये छोड़ना पड़ा। इसके बाद उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन शुरू किया। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और साथ ही यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से भी अध्ययन किया। वहां उन्हें उस समय के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों से सीखने का अवसर मिला। उन्होंने भौतिकी, रसायन विज्ञान और वनस्पति विज्ञान का गहराई से अध्ययन किया। पढ़ाई के दौरान वे हमेशा नए नए प्रयोग करते रहते थे। 1884 में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और भारत लौट आए। भारत लौटने के बाद उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज, कलकत्ता में भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया। लेकिन वहां उन्हें एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। उस समय अंग्रेजी शासन में भारतीय शिक्षकों के साथ भेदभाव किया जाता था। अंग्रेज प्रोफेसरों को अधिक वेतन मिलता था, जबकि भारतीय प्रोफेसरों को उसी काम के लिए बहुत कम वेतन दिया जाता था। जगदीश चंद्र बोस ने इस अन्याय को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि यदि समान काम है तो समान वेतन मिलना चाहिए। उन्होंने लगभग 3 वर्षों तक बिना वेतन लिए कॉलेज में पढ़ाया। वे केवल अपने आत्मसम्मान के लिए संघर्ष करते रहे। आखिरकार कॉलेज प्रशासन को अपनी गलती माननी पड़ी। उन्हें पूरा वेतन और पिछले 3 वर्षों का बकाया भी दिया गया। ये घटना बताती है कि जगदीश केवल महान वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि आत्मसम्मान और न्याय के लिए लड़ने वाले साहसी व्यक्ति भी थे। अब उनका पूरा ध्यान वैज्ञानिक अनुसंधान की ओर था। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपने छोटे से प्रयोगशाला में ऐसे प्रयोग शुरू किए जिनसे आगे चलकर पूरी दुनिया चौंकने वाली थी। उस समय दुनिया में रेडियो तरंगों पर शोध चल रहा था। वैज्ञानिक ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या बिना तार के संदेश भेजे जा सकते हैं। जगदीश चंद्र बोस ने भी इस क्षेत्र में काम शुरू किया। 1895 में उन्होंने कोलकाता में एक सार्वजनिक प्रदर्शन किया। उन्होंने रेडियो तरंगों की सहायता से दूर रखी एक घंटी बजाए और बारूद में विस्फोट करके दिखाया। ये प्रयोग लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। बिना किसी तार के संदेश पहुंचना उस समय अविश्वसनीय माना जाता था। बोस के इस प्रयोग की चर्चा पूरे भारत में होने लगी। बाद में उन्होंने अपने शोध के परिणाम इंग्लैंड की प्रसिद्ध वैज्ञानिक संस्था रॉयल सोसाइटी में भी प्रस्तुत किए। वहां के वैज्ञानिक उनकी प्रतिभा से प्रभावित हुए। जगदीश चंद्र बोस ने रेडियो तरंगों को पहचानने के लिए एक अत्यंत संवेदनशील उपकरण भी बनाया। उनके कई आविष्कार बाद के वायरलेस संचार के विकास में उपयोगी सिद्ध हुए। सबसे प्रेरणादायक बात यह थी कि उन्होंने अपने आविष्कारों का व्यावसायिक लाभ उठाने में कोई रुचि नहीं दिखाई। उनका मानना था कि विज्ञान पूरी मानवता की संपत्ति है और वैज्ञानिक खोजों का लाभ सभी लोगों को मिलना चाहिए। रेडियो तरंगों पर सफलता के बाद उन्होंने अपना ध्यान एक बिल्कुल अलग विषय की ओर मोड़ा, पौधों का जीवन। उस समय अधिकांश वैज्ञानिक मानते थे कि पौधे केवल बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें दर्द, थकान या किसी प्रकार की संवेदना महसूस नहीं होती। बोस को ये बात सही नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि यदि मनुष्य और जानवर बाहरी वातावरण पर प्रतिक्रिया करते हैं तो शायद पौधे भी ऐसा करते हों।
इस विचार को सिद्ध करने के लिए उन्होंने वर्षों तक कठिन परिश्रम किया। उन्होंने एक अत्यंत सूक्ष्म यंत्र बनाया जिसे क्रेस्कोग्राफ कहा गया। ये यंत्र पौधों की बहुत छोटी से छोटी वृद्धि और उनकी प्रतिक्रियाओं को माप सकता था। उन्होंने विभिन्न पौधों पर गर्मी, ठंड, प्रकाश, अंधकार और रासायनिक पदार्थों का प्रभाव देखा। परिणाम आश्चर्यजनक थे। उन्होंने पाया कि पौधे भी बाहरी परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया देते हैं। चोट पहुंचाने, अत्यधिक गर्मी या विषैले पदार्थों के संपर्क में आने पर उनकी प्रतिक्रिया बदल जाती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर वे फिर सामान्य हो जाते हैं। उन्होंने अपने प्रयोग दुनिया के वैज्ञानिकों के सामने प्रस्तुत किए। वही सिद्ध करना चाहते थे कि पौधे भी जीवित होते हैं और बाहरी प्रभावों पर प्रतिक्रिया देते हैं। उन्होंने एक पौधे को अपने बनाए हुए उपकरण से जोड़ा जो पौधे की प्रतिक्रियाओं को रिकॉर्ड करता था। फिर उन्होंने घोषणा की कि वे पौधे में एक जहर का इंजेक्शन देंगे। उनका कहना था कि यदि पौधा जीवित है तो जहर मिलने पर उसकी प्रतिक्रिया दिखाई देगी और अंततः वह मर जाएगा। लेकिन जब उन्होंने इंजेक्शन लगाया तो उपकरण पर कोई विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और कहा कि उनका सिद्धांत गलत है। जगदीश चंद्र बोस को संदेह हुआ कि कहीं उन्हें दिया गया जहर असली न होकर नकली तो नहीं है। तब उन्होंने सभी के सामने कहा, यदि यह जहर पौधे को नहीं मार सकता तो मुझे भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने वही द्रव्य स्वयं पी लिया। ये देखकर सभा में सन्नाटा छा गया। बाद में पता चला कि प्रयोग के लिए रखा गया असली जहर किसी ने बदल दिया था और उसकी जगह हानिरहित द्रव्य रख दिया गया था। इसके बाद असली जहर लाया गया, प्रयोग दोबारा किया गया और इस बार पौधे ने स्पष्ट प्रतिक्रिया दिखाई। इससे बोस का सिद्धांत और उनके प्रयोग की विश्वसनीयता मजबूत हुई। धीरे धीरे उनके शोध को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया जाने लगा। उनके कार्य ने वनस्पति विज्ञान में एक नई दिशा दी और दुनिया को यह समझने में मदद की कि पौधे भी जीवित हैं तथा अपने वातावरण के प्रति संवेदनशील प्रतिक्रिया देते हैं। उनकी प्रसिद्धि अब भारत की सीमाओं से बहुत आगे पहुंच चुकी थी। दुनिया भर के वैज्ञानिक उनके शोध की सराहना करने लगे। इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और यूरोप के कई देशों के वैज्ञानिक उनके प्रयोगों को देखने के लिए उत्सुक रहने लगे। वे विभिन्न देशों में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किए जाने लगे। जब बोस अपने पौधों पर किए गए प्रयोगों का प्रदर्शन करते तो लोग आश्चर्यचकित रह जाते। उनके बनाए वैज्ञानिक उपकरण इतने संवेदनशील थे कि वे पौधों की बहुत छोटी छोटी प्रतिक्रियाओं को भी रिकॉर्ड कर लेते थे। इससे ये स्पष्ट होता था कि पौधे भी बाहरी वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। धीरे धीरे वैज्ञानिक समुदाय ने उनके शोध को स्वीकार करना शुरू कर दिया। कई प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों ने उनके कार्य की प्रशंसा की। बोस ने अपने शोधपत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित किए और विज्ञान की दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें भी लिखीं। इनमें रिस्पॉन्स इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग 1902 और द नर्वस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट्स 1926 विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इन पुस्तकों में उन्होंने अपने प्रयोगों और निष्कर्षों का विस्तार से वर्णन किया। बोस का मानना था कि वैज्ञानिक अनुसंधान का उद्देश्य केवल नई खोज करना नहीं बल्कि मानवता का कल्याण करना भी है। इसलिए वे अपने अधिकांश आविष्कारों का पेटेंट कराने में रुचि नहीं लेते थे। उनका विश्वास था कि ज्ञान पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए। हालांकि अपने मित्रों और सहयोगियों के आग्रह पर उन्होंने एक उपकरण का पेटेंट कराया। यह उनके जीवन का पहला और लगभग एकमात्र पेटेंट था। 1917 का वर्ष उनके जीवन का एक ऐतिहासिक वर्ष साबित हुआ। इसी वर्ष उन्होंने कोलकाता में बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की। ये भारत के पहले आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों में से एक था। बोस चाहते थे कि भारत के युवा वैज्ञानिक बिना किसी भेदभाव के स्वतंत्र रूप से शोध कर सकें। उन्होंने इस संस्थान को केवल एक प्रयोगशाला नहीं बल्कि ज्ञान और नवाचार का केंद्र बनाया। उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि यह संस्थान किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का है और इसका उद्देश्य केवल सत्य की खोज करना है। उनकी सेवाओं को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 1917 में नाइट की उपाधि से सम्मानित किया। इसके बाद उन्हें सर जगदीश चंद्र बोस कहा जाने लगा। इसके अतिरिक्त उन्हें रॉयल सोसाइटी लंदन का फेलो भी चुना गया। ये सम्मान प्राप्त करने वाले वे पहले भारतीय वैज्ञानिकों में से एक थे। उस समय ये किसी भी वैज्ञानिक के लिए सबसे प्रतिष्ठित उपलब्धियों में गिना जाता था। जगदीश चंद्र बोस का जीवन सादगी से भरा था। वे प्रसिद्धि और धन के पीछे नहीं भागे। उनका अधिकांश समय प्रयोगशाला, पुस्तकों और विद्यार्थियों के बीच ही बीतता था।
वे हमेशा अपने छात्रों से कहते थे कि विज्ञान में सफलता पाने के लिए सबसे आवश्यक गुण है जिज्ञासा, धैर्य और ईमानदारी। उनका मानना था कि यदि कोई व्यक्ति लगातार सीखता रहे और कठिनाइयों से न डरे, तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। उनके शोधों ने पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि जीवित और निर्जीव पदार्थों के बीच का अंतर उतना सरल नहीं है जितना पहले माना जाता था। उन्होंने दिखाया कि प्रकृति के हर हिस्से में कुछ न कुछ वैज्ञानिक नियम समान रूप से काम करते हैं। 23 नवंबर 1937 को अपने 79वें जन्मदिन से कुछ दिन पहले गिरिडीह, वर्तमान झारखंड में सर जगदीश चंद्र बोस का निधन हो गया। उनके निधन से भारत ही नहीं, पूरी वैज्ञानिक दुनिया ने एक महान वैज्ञानिक को खो दिया।